नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएचपी का चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पीएचपी के साथ एजाक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने जो अभी यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का जो प्रोग्राम बनाना सीखा है वह बहुत ही बिगिनर लेवल का है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसे जैसे पीएचपी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप साइन अप और लॉगिन का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। मतलब इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि आपको आगे चल के सीखनी है। ठीक है, बस आप अभी ये समझ लीजिए कि जो आपने अभी साइन अप और लॉगिन का प्रोग्राम बनाना सीखा है वह एक बिगिनर लेवल का है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या सिखाने वाला हूँ कि जो आप ये साइन अप और लॉगिन कर रहे हैं इसके अंदर आप एजाक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने एजाक्स टेक्नोलॉजी जो मैंने सिखाई थी आप उसका यूज़ करके आप इसे और भी एडवांस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि अगर आप अपने साइन अप और लॉगिन फॉर्म के अंदर मतलब MySQL या फिर PHP जो आप सीख रहे हैं इसके साथ एजाक्स टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं एक से दो बेनिफिट की बात आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या आपको बेनिफिट होगा अगर आप PHP के साथ एजाक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको यह मिलने वाला है कि आप यहाँ पे एजाक्स के माध्यम से किसी भी इवेंट पे रिक्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब आप एजाक्स के माध्यम से किसी भी इवेंट पे अपनी PHP पेज की जो रिक्वेस्ट है वह कर पाएंगे। अभी जो है हम जो रिक्वेस्ट कर पाते हैं PHP का, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें साइन अप करने के लिए क्या करना पड़ता था। जब हम फॉर्म को सबमिट करते थे मतलब फॉर्म के सबमिट बटन पे जब क्लिक करते थे तब जा कर के signup.php का रिक्वेस्ट होता था। ठीक है, मतलब PHP में क्या है, आपके पास कोई इवेंट नहीं दिए गए हैं कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं या ऑन चेंज करते हैं तो आपके PHP पेज का रिक्वेस्ट हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन के तौर पे एक चीज़ मिलती है कि हाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब PHP पेज का रिक्वेस्ट हो। लेकिन अगर आप एजाक्स यूज़ करेंगे तो सिंपली आप यह चेक कर पाएंगे कि मतलब किसी भी इवेंट के ऊपर आप अपने PHP पेज का रिक्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जब साइन अप करूं और जैसे ही यूज़र यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाले वैसे ही हमारे डेटाबेस से ये चेक हो जाए कि जो यूज़र ने अभी यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है वह हमारे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अगर यह ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में मौजूद है तो यहाँ पे क्रॉस का आइकन इंसर्ट हो जाए, और अगर ये ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो सिंपली यहाँ पे जो चेक का बटन आता है वह बटन आ जाए। ठीक है, तो ये सब काम आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने PHP के साथ में एजाक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो था आपका पहला फ़ायदा अगर आप PHP के साथ एजाक्स यूज़ करते हैं तो। और दूसरे फ़ायदे की बात ये समझिए कि अगर आप एजाक्स यूज़ करेंगे PHP के साथ तो होगा क्या कि जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो आपका पेज है ना यहाँ पे लोड होता है, पूरा पेज लोड होता है। ठीक है, सबमिट करने के बाद। लेकिन एजाक्स यूज़ करने के बाद आपका ये पेज लोड नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और आपको यहीं पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बिना पेज लोड किए आपको रिज़ल्ट यहीं इसी पेज में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ये पेज लोड भी नहीं होगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा साइन अप सक्सेस। ठीक है, मतलब आप यहाँ से मतलब इसी पेज से index.php पेज से आप अपने PHP पेज में डेटा भेज भी सकते हैं और वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं बिना पेज को लोड किए। ठीक है, तो आपका जब पेज दोबारा से लोड ही नहीं होगा, बस क्या चीज़ लोड होगी, जो आपको मेन मतलब रिक्वेस्ट करनी है वही रिक्वेस्ट लोड होगी आपकी, और वो भी बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की गई है। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं आपको PHP लैंग्वेज के साथ एजाक्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से सीखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो ये साइन अप लॉगिन के पेज ओपन हो रखे थे पहले वाले, आप इसे क्लोज़ कर लीजिए यहाँ पे, और इस डेमो फोल्डर में ही एक न्यू फाइल बना लीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए टेस्टिंग के नाम से।
तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है testing.php। सेव कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करिए, सिंपली HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको राइट कर लीजिए और इस बॉडी के अंदर आप एक बटन को क्रिएट करिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन टैग ओपन कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक बटन टैग को इस तरीके से ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे बना लिया है बटन टैग। अगर अभी आप इसको सेव करके रन करेंगे तो देखिए कैसा आपको दिखाई देगा। यहाँ index.php ओपन है, मैं यहाँ पे testing.php को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए लिखा आ गया यहाँ पे क्लिक मी टू रिक्वेस्ट का बटन, ठीक है। आपको एजाक्स यूज़ करने के लिए jQuery CDN की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली आप क्या करिए, जो jQuery का CDN होता है सिंपली आप पहले उसको अपने कोड में इंसर्ट कर लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे आप लिखिए jQuery CDN गूगल। सो देखिए यहाँ पे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी गूगल का। तो आप सिंपली इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ये रहा CDN, देख रहे ये रहा। इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से लेके यहाँ तक इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम jQuery का CDN यूज़ कर रहे हैं ये गूगल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं आता हूँ अपने कोड में और इसे ऊपर हेड टैग के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस कोड के अंदर मैंने jQuery भी यूज़ कर ली है, ठीक है। अब आप एक काम और करिए, इस डेमो फोल्डर में एक और फाइल को क्रिएट करिए और इसको आप सेव कर लीजिए result.php के नाम से। सो मैं यहाँ पे result.php को ऐसे राइट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और result.php के अंदर आप क्या करिए, सिंपली PHP का जो सिंटेक्स होता है आप उसको इस तरीके से ओपन कर लीजिए और इसके अंदर एको से एक मैसेज प्रिंट करिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस, ठीक है। सो अब होगा क्या, जब मैं result.php को रन करूँगा तो मेरे को क्या मैसेज मिलेगा, सक्सेस का मैसेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस testing.php के माध्यम से इस result.php का रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जब हम result.php का रिक्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, जो इसमें ये सक्सेस आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है ये result.php, यही रिस्पॉन्स मतलब यही रिज़ल्ट आपको हम testing.php पेज में ला के दिखाएंगे, ठीक है। अभी होगा कैसे जरा उसको देखिए। सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, jQuery का कोड हमें स्टार्ट करना है तो स्क्रिप्ट टैग को इस तरीके से ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें सारा का सारा jQuery कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करना है, ओके। तो सिंपली कैसे आपको याद है jQuery का सिंटेक्स, आप किस तरीके से jQuery को स्टार्ट करते थे, यहाँ पे आप डॉलर का साइन लगाते थे और लिखते थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। सो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और इस रेडी इवेंट के अंदर मैं पास कर देता हूँ फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मेरा ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो उसके बाद हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि जब हमारे इस बटन पे क्लिक होगा तो एजाक्स रिक्वेस्ट होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, जो देखिए यहाँ मैं बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने डायरेक्ट बटन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया टैग के माध्यम से। अगर इसमें आईडी लगी होती तो मैं यहाँ पे ऐसे हैशटैग दे देता तो यहाँ पे आईडी सेलेक्ट हो जाती, और अगर क्लास देता यहाँ पे तो क्लास के लिए आप यहाँ पे डॉट दे करके इस तरीके से आप अपने टैग को सेलेक्ट कर लेते, ओके। सो सिंपल यहाँ पे मैं टैग्स के माध्यम से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दूंगा, सिंपली टैग का नाम राइट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, तो जो भी होगा आप वो क्लिक के पैरामीटर में उस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो हमारा ये फंक्शन चले, और इस फंक्शन में लिखा है कि जब हमारे बटन पे क्लिक किया जाए तो ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो जब मैं बटन पे क्लिक करवाऊँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि जो result.php है इसका रिक्वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एजाक्स का जो रिक्वेस्ट है वह करना पड़ेगा। तो एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, डॉलर का साइन देंगे, डॉट लगाएंगे और लिखेंगे एजाक्स कुछ इस तरह से, ठीक है, एजाक्स फंक्शन, ओके। इस एजाक्स फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जेसन नोटेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर वो होती है टाइप प्रॉपर्टी,
ठीक है। और इस टाइप प्रॉपर्टी में हम यह डिफाइन करते हैं कि जो हम एजाक्स कर रहे हैं उसका मेथड क्या होगा, मतलब एजाक्स रिक्वेस्ट करने का मेथड क्या होगा, गेट होगा या फिर पोस्ट होगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेट राइट कर दिया। इसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी लिख लिया तो आप इसे कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी भी लिखनी है। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे वह लिखेंगे URL, ओके। और URL में क्या डालेंगे, URL में आप उस फाइल का नाम डालेंगे जिस फाइल की आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे result.php का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे result.php को लिख दूँगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया URL में result.php, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा दे करके एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट करना है। अब वो प्रॉपर्टी क्या होगी जो उसको समझ लीजिए पहले। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, एजाक्स से result.php का रिक्वेस्ट किया, ठीक है। जब हम result.php से रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पेज का जो भी आउटपुट होगा वह आउटपुट हमें कहाँ रिसीव करना होगा, यहाँ पे इस पेज में रिसीव करना होगा। तो इस पेज के आउटपुट को रिसीव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस सक्सेस प्रॉपर्टी के अंदर आपको फंक्शन यूज़ करना होगा। इस तरीके से देख रहे हैं, फंक्शन, ओके। और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर ही आप result.php के आउटपुट को यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। सिंपली अगर आप किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको where कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एजाक्स कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे result.php का, ठीक है। और जो भी result.php का आउटपुट है, क्या है इसका आउटपुट, इसका आउटपुट है ये सक्सेस मैसेज। तो यह सक्सेस मैसेज हमें कहाँ रिसीव होगा, सक्सेस प्रॉपर्टी के फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया होगा। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल बनाया है, आप किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। अब आप इस रिस्पॉन्स को इस फंक्शन की बॉडी में कहीं भी यूज़ कर लीजिए तो वहाँ पे आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट टाइप करता हूँ और यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को इस तरीके से राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो सिंपली एजाक्स रिक्वेस्ट होगा गेट मेथड के माध्यम से result.php का, और इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वह हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और उसको हमने क्या किया, अलर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। अब आप जो इसे सेव करिए और इसे रन करके टेस्ट करिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये वाला पेज, इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ और सिंपली क्लिक करता हूँ। सो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देख रहे हैं क्या मैसेज मिला मेरे को, सक्सेस का यहाँ पे मैसेज मिल गया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे jQuery के माध्यम से एजाक्स रिक्वेस्ट करना आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यह देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक चेक यूज़र का फॉर्म एक क्रिएट किया है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे मैं यहाँ राइट करता हूँ amit@gmail.com, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे चेक यूज़र पे क्लिक करूँ तो मुझे यह चेक करना है कि जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है क्या वह ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हो तो मेरे को यहाँ पे मैसेज मिल जाए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर ये मौजूद नहीं होगी तो सिंपली यहाँ पे मैसेज मिल जाए यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो यही फंक्शनैलिटी अभी हमें बनानी है। सो कैसे बनाएंगे इस फंक्शनैलिटी को, चलिए इसको देखिए। सिंपली देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो इनपुट बॉक्स बनाया था यूज़र नेम वाला वो ये है और ये बटन है आपका, ठीक है। सिंपल सा मैंने बनाया है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर चलिए jQuery का कोड पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये राइट किया डॉलर में document.ready, ठीक है। जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस बटन पे क्लिक करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इस बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया बटन और इस पे इवेंट लगाता हूँ कि जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो जब इस बटन पे क्लिक हो
तो हमारा यह फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। अब हम इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे होती है एजाक्स रिक्वेस्ट, पहले डॉलर का साइन देते हैं, फिर डॉट लगाते हैं और फिर लिखते हैं क्या, AJAX एजाक्स, और इसके ऐसे पैरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इस एजाक्स पैरेंथेसिस के अंदर हम जो प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं वह जेसन में देते हैं। ठीक है, जेसन नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वह क्या लगती है, टाइप प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं कि जो एजेक्स रिक्वेस्ट करने का मेथड है वह क्या है। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपली गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप उसे कॉमा के साथ ऐसे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी राइट करता हूँ क्या, URL। तो मैंने यहाँ पे URL प्रॉपर्टी राइट किया और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इस URL प्रॉपर्टी के अंदर हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जिसका हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, result.php का। तो मैंने यहाँ पे लिखा result.php। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं कॉमा दूंगा और इस प्रॉपर्टी को सेपरेट कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, अब हमें यहाँ पे सक्सेस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वह सक्सेस प्रॉपर्टी के फंक्शन के पैरेंथेसिस में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सक्सेस का जो फंक्शन का जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर अलर्ट के अंदर यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एजाक्स रिक्वेस्ट तो कर दिया result.php का, लेकिन जो है देखिए result.php में अभी तो सिर्फ सक्सेस का यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, result.php के अंदर यह चेक करने का कोड करेंगे कि जो डेटाबेस है हमारा, क्या उस डेटाबेस में वह ईमेल आईडी मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो यह चीज़ चेक करने के लिए आपको यहाँ पे testing.php वाला जो पेज है इसके अंदर एक काम और भी करना होगा कि जो यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी टाइप हुई है उस ईमेल आईडी को इस result.php में सेंड भी करना होगा, मतलब डेटा को सेंड करना होगा। अब वह कैसे करेंगे जरा उसको देखिए। सिंपली यहाँ पे जब हम बटन को क्लिक करवा रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा यूज़र नेम के नाम से। ठीक है, और इस यूज़र नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है, जो भी इसमें टाइप है हो रखा है, उसको मैं निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा आईडी के माध्यम से इस इनपुट बॉक्स को। तो मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आईडी यूज़ रखी ना, यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू मेथड का यूज़ करूँगा। तो होगा क्या कि जो भी इस इनपुट में टाइप होगा वह वैल्यू निकल के हमारे इस यूज़र नेम वाले वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, सो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में अगर हमें डेटा भेजना होता है तो कैसे भेजते हैं जरा उसको देखिए। तो जो ये आप URL देख रहे हैं ना, इस URL के ठीक यहाँ लास्ट में PHP के बाद आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और उसके बाद आप अपने डेटा का नाम डिफ़ाइन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल के नाम से डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको =टू देना होता है और जो ईमेल आप देना चाहते हैं उसको इस तरीके से राइट कर लेना है। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये result.php का रिक्वेस्ट होगा तो साथ ही साथ इस पेज के माध्यम से हम result.php के अंदर अपना ये ईमेल भी सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा ईमेल सेंड करवाना है, जो यूज़र ने टाइप किया है। तो यूज़र का टाइप किया हुआ ईमेल हमारे यूज़र नेम वाले वेरिएबल में है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, ये स्ट्रिंग वाला जो URL मैंने ऐसे ही डाला है इसको यहाँ से हटाना होगा और यहाँ पे यूज़र नेम जो वेरिएबल है उसको राइट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे तो आपका जो टेक्स्ट है यह स्ट्रिंग वैल्यू है और यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे कंकैटिनेट इसे करना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा आप किस प्रकार से भेजेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा अपने result.php में हमने सेंड कर दिया है। ओके, अब result.php में इस डेटा को आप रिसीव कैसे करोगे जरा उसको देखिए। बस आप ये याद रखिएगा, आपने यहाँ पे
गेट के माध्यम से डेटा को भेजा है। तो आप result.php के अंदर गेट सुपर ग्लोबल के माध्यम से ही आप इसको रिसीव भी करेंगे। और किस नाम से रिसीव करेंगे? यहाँ पे जिस नाम से आपने डेटा को भेजा है। तो यहाँ देखिए हमने ईमेल के नाम से यहाँ पे डेटा को भेजा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ईमेल के नाम से इसको रिसीव कर लूँगा। ठीक है, तो ये ईमेल आया है, मतलब यूज़र नेम आया है, तो मैं इस यूज़र नेम को यूज़र नेम वाले वेरिएबल के अंदर इस तरीके से स्टोर करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। हमने भी यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने result.php का रिक्वेस्ट किया और साथ ही साथ result.php में अपना ईमेल जो यूज़र ने टाइप किया था वह सेंड कर दिया। अब इस result.php का यह काम है कि वह इस ईमेल को डेटाबेस में चेक करके यह बताए कि ये ईमेल मौजूद है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो इस्टेब्लिश करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे न्यू MySQLi ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे लोकल होस्ट, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ रूट, और उसके बाद यहाँ पासवर्ड, और देन इसके बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम डाल दूँगा। तो मैंने जो कल डेटाबेस बनाया था डेमो वाला, वही डेटाबेस के अंदर से मैं ये ईमेल आईडी को फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो देख रहे हैं डेमो डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे db नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इसी db नाम के वेरिएबल के अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख लिया है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो सिंपली इफ़ कंडीशन के अंदर db ऑब्जेक्ट के अंदर से कनेक्ट एरर प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करिए, और सिंपली अगर कनेक्शन में एरर आएगा तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे एको से कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश्ड। सो मैंने देखिए यहाँ पे कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश का मैसेज दे दिया। ठीक है, अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो सिंपली जो एल्स है हमारा यह एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इस एल्स के अंदर काम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली आप चेक करिए कि जो ये ईमेल आईडी आपके पास आया है क्या ये डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अभी आप कैसे करेंगे? तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली आप एक वेरिएबल बनाइए चेक यूज़र के नाम से, और यहाँ पे आप क्वेरी को राइट करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सेलेक्ट ईमेल कॉलम फ्रॉम यूज़र्स टेबल। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए ये रहा हमारा डेटाबेस। ठीक है, ये देखिए ये रहा यूज़र्स टेबल, और ये देखिए यहाँ पे ये ईमेल कॉलम है। ठीक है, तो हमें इसी ईमेल कॉलम के अंदर डेटा फाइंड आउट करना है कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी डाला है वह इसमें मौजूद है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे यूज़र्स का जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, और उस टेबल के अंदर से जो ईमेल का कॉलम है उसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इतना लिखने का मतलब क्या होगा, ये हमें क्या निकाल के देगा, सभी ईमेल आईडी निकाल के दे देगा ईमेल आईडी के कॉलम से। लेकिन हम कौन सा ईमेल आईडी निकालना चाहते हैं, जो यूज़र ने हमें यहाँ पे दिया है। तो हमें यहाँ पे ऐसे बताना होगा कि हमें वह ईमेल आईडी चाहिए जहाँ पे ईमेल कॉलम के अंदर वह ईमेल मैच हो जाए जो कि यूज़र ने हमें दिया है। तो जो यूज़र ने दिया है ईमेल आईडी उसे मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो देख रहे हैं ये वाली ईमेल आईडी यूज़र ने हमें दिया है, जिसे कि हमने यूज़र नेम वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। और जो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम वेरिएबल का यूज़ किया है वह यहाँ पे सिंगल कोड में यूज़ किया है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार इसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ, वह ईमेल आईडी निकालना चाहता हूँ जो कि यूज़र ने मेरे को दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र्स टेबल से ईमेल कॉलम के अंदर मैंने यह चेक किया कि मेरी जो यूज़र ने ईमेल आईडी दी है वह कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर मौजूद होगी तो ये क्वेरी क्या करेगी, आपको वह ईमेल निकाल के दे देगी। लेकिन अगर वह ईमेल आईडी जो यूज़र ने हमें दी है अगर वह मौजूद नहीं होगी तो यह क्वेरी हमें वह ईमेल आईडी निकाल के नहीं देगी। अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि इसने ईमेल आईडी निकाल के दी या नहीं दी? तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस क्वेरी को रन करवाना होगा। रन करवाने के लिए सिंपली आप db ऑब्जेक्ट के अंदर से क्वेरी मेथड को यहाँ पे कॉल करिए, और इसी क्वेरी मेथड के अंदर
जो आपने क्वेरी लिखी है उसको यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया चेक यूज़र वेरिएबल को। तो अब यहाँ पे ये क्वेरी आपकी चलेगी और ये क्वेरी आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी। ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स के अंदर या फिर एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको मिला है, इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको एक नम रोज़ करके एक प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? नम अंडरस्कोर रोज़। और अब यही प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि इसमें डेटा मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर जो यूज़र ने ईमेल दिया है अगर वह डेटा इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, तो ये नम रोज़ आपको क्या रिटर्न करके देगा? 1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, लेकिन अगर डेटा मौजूद नहीं होगा तो ये नम रोज़ आपको 0 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको इस तरीके से कंडीशन में रखिए और यहाँ पे आप इसे कंपैरिजन करके देखिए, क्या इसने आपको 1 रिटर्न किया? अगर इसने आपको 1 रिटर्न किया तो यहाँ पे आप मैसेज पास कर दीजिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर इसने आपको 1 रिटर्न नहीं किया, 0 रिटर्न किया, तो उस केस में आप यूज़र को मैसेज दे दीजिए यूज़र नॉट फाउंड। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि जो ये मैंने क्वायरीज राइट करी हैं, स्टेटमेंट्स राइट करी हैं, ये आपको सही से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो चलिए अब आप इसे रन करके टेस्ट करिए। सो सिंपली मैं एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ amit@gmail.com। ठीक है, सो अब मैं चेक यूज़र पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को बताएगा कि क्या ये ईमेल हमारे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। सिंपली देखिए मैंने चेक यूज़र पे क्लिक किया तो देखिए इसने मैसेज दे दिया यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके करिए यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसी ईमेल आईडी डालिए जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारे डेटाबेस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ईमेल आईडी डाल दी तो ये ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में यहाँ पे देखिए मौजूद नहीं है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे चेक यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या मैसेज आएगा। सो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, सो अभी देखिए जो भी आपके पास मैसेज आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है, वह अलर्ट में आ रहा है। अलर्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए testing.php वाला जो पेज है यहाँ पे रिस्पांस को अलर्ट में पास कर रखा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यह मैसेज इसके नीचे आए यहाँ पे तो सिंपली आप क्या करिए, इसी बटन के बाद यहाँ पे पी एलिमेंट को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इस वाली स्टेटमेंट को आप डिलीट करिए और यहाँ पे जो पी वाला आपका एलिमेंट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर HTML मेथड का यूज़ करिए और यहाँ पे रिस्पॉन्स को आप इसके अंदर प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में इनर HTML यूज़ करते थे उसी तरीके से हम jQuery के अंदर HTML मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, सो देखिए मैंने P को सेलेक्ट किया और उसके HTML के अंदर मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब आप सेव करके रन कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे यहीं पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ amit@gmail.com और चेक यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर गया। और जो यहाँ पे एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका लोडर है ना ये लोड नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे नाम दूसरा डालता हूँ और चेक यूज़र पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा इस लोडर को ये लोड नहीं होगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए मैसेज आ गया यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था एजाक्स का वह किसके माध्यम से किया था? गेट के माध्यम से। ठीक है, लेकिन अब हमें इसी चीज़ को पोस्ट के माध्यम से भी सीखना है। सो गेट के माध्यम से जब आप डेटा भेजते हो तो इस तरीके से भेजते हो। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डेटा आप इस तरीके से सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ओके, देन इसके बाद आप डेटा फिर सेंड कैसे करेंगे जरा वो देखिए। डेटा सेंड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी डेटा नाम की। ठीक है, और इस डेटा नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने डेटा को जेसन नोटेशन के अंदर पास करेंगे। देखिए इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट आपको ओपन करना है और यहाँ पे इसको पहले कॉमा से आप सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस डेटा के अंदर
आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम सेट करिए, ईमेल, ठीक है, मतलब डेटा का नाम सेट करिए जिसे मेरे को ईमेल भेजना है। तो सिंपली मैंने ईमेल दिया, फिर कॉलन का चित्र लगाना है और आपको यहाँ पे ईमेल राइट कर देना है। जैसे कि मेरा ईमेल कहाँ पे लिखा हुआ है, इस यूज़र नेम में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो वेरिएबल है इसको राइट कर देता हूँ। ओके, यूज़र नेम वेरिएबल। अगर आपको और भी डेटा भेजना है तो सिंपली आप इसे कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पासवर्ड अगर भेजना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड राइट करिए, और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है आप उसे इस तरीके से, अगर स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो डुअल कोट्स में ऐसे राइट करके सेंड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट के माध्यम से अगर आपको डेटा सेंड करना होता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली डेटा नाम का यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करेंगे और उसके वैल्यू में जेसन नोटेशन के अंदर फिर से अपना डेटा का प्रॉपर्टी और उसकी जो वैल्यू है उसको इस तरीके से सेट करके आप सेंड कर देंगे। ठीक है, सो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड वाले को हटा देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने कॉमा दिया है इसको भी हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेंड करनी है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एजाक्स रिक्वेस्ट पोस्ट के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको इस डेटा को result.php में पोस्ट के माध्यम से रिसीव भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट की जगह पोस्ट को इस तरीके से राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा जैसे आपको रिज़ल्ट मिल रहा था वैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए मैंने राइट किया amit@gmail.com, सिंपली चेक यूज़र पे क्लिक करूँगा, देखिए आ गया, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल के चेक करता हूँ तो आ गया, देखिए यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने इस डेटा को इसी तरीके से अपने दूसरी फाइल तक भेज रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए testing.php में आइए और यहाँ देखिए जो ये यूज़र नेम हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं वो कैसे जा रहा है, सिंपली टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो यह ईमेल आपका सिक्योर नहीं है, यह डेटा आपका सिक्योर नहीं है। आपको क्या करना होगा, अपना डेटा दूसरे पेज तक भेजने के लिए सिंपली अपने डेटा को एनकोड करना होगा, इनक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, तो अब आप वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे MD5 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि MD5 जो होता है ना, अगर वो एक बार इनक्रिप्ट हो गया तो उसे आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने एक बार पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया तो आप उसे दोबारा ये नहीं जान पाएंगे कि वो क्या पासवर्ड था। ठीक है ना, तो इस वजह से आप यहाँ पे यूज़र नेम को MD5 से इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ करेंगे, बिटोवा मेथड। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये बिटोवा मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने यूज़र नेम की जो वैल्यू है इसको बिटोवा मेथड से इस तरीके से इनक्रिप्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र नेम को आपके सामने एक बार प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलर्ट में राइट कर दिया यूज़र नेम। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, देखिएगा आपका जो यूज़र नेम है किस तरीके से यहाँ पे इनक्रिप्ट हो गया होगा। ठीक है, सो मैं इसे सेव करके एक बार रीलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ amit@gmail.com। ओके, सिंपली चेक यूज़र पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है किस तरीके से यहाँ पे इनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यूज़र नॉट फाउंड, लेकिन amit@gmail.com तो हमारे डेटाबेस में यहाँ पे मौजूद है। तो क्यों यूज़र नॉट फाउंड आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे डेटाबेस में जो ईमेल मौजूद है वह टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन हमने यहाँ से कौन सा फॉर्मेट में भेजा, उसे इनक्रिप्ट करके भेजा, इसी वजह से यहाँ पे ये यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे result.php में जब आप यहाँ पे अपने ईमेल को रिसीव करते हैं तो यहाँ पे तो ये आपका इनक्रिप्टेड ईमेल आया है। ठीक है, तो आपको इसे डिक्रिप्ट करना होगा क्योंकि आपके डेटाबेस में तो जो ईमेल आईडी है वह टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही चेक करना होगा। तो सिंपली आप इसे यहाँ पे डिक्रिप्ट कर लीजिए PHP में। तो PHP में आप इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे जरा वो देखिए। सिंपली यहाँ पे आपको एक मेथड यूज़ करना होगा base64 डिकोड का। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ base64 डिकोड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये रहा base64 डिकोड मेथड। सिंपली यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करिए और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा सेंड करते वक्त इसको इनक्रिप्ट कर ले रहे हैं और जब यहाँ result.php में अपने डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे डिक्रिप्ट करके
अपना डेटा जो है वह हम मैच करवा ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा जैसे आपको पहले रिज़ल्ट मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, लेकिन जो हमारा डेटा सेंड करने का तरीका होगा वह अब काफ़ी सिक्योर हो चुका है। ओके, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ amit@gmail.com और चेक यूज़र पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे वो अलर्ट मैंने हटाया नहीं, इस वजह से देखिए अलर्ट भी आ गया। ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, अब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देख लिया आपने, हमारा जो डेटा है वह मैच हो गया और इसने मेरे को ये भी बता दिया कि जो ये डेटा है ये आपके डेटाबेस में मौजूद है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो भी मैंने चीज़ें एजाक्स के लिए बताई हैं वह सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप jQuery के माध्यम से किस तरह से एजाक्स करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जैसे कि आपको कंप्लीट करके मेरे को सेंड करना है। जो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका साइन अप फॉर्म। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ईमेल जब यहाँ पे यूज़र कोई टाइप कर ले, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑन चेंज करे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, ऑन चेंज इवेंट के ऊपर आपको एजाक्स को कॉल करना है। ठीक है, जैसे ही यूज़र यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के दूसरे पे क्लिक करेगा तो ये कौन सा इवेंट कहलाता है, ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, और जैसे ही यूज़र अपना ऑन चेंज करे वैसे ही आप इस ईमेल आईडी को क्या कर लो, चेक कर लो। ठीक है, कहाँ चेक करोगे, डेटाबेस में कि ये ईमेल मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दे देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो साइन अप का आपका बटन होगा यह बटन आपका पहले से ही डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए जो साइन अप बटन है ये आपका पहले से डिसेबल होगा और जब यूज़र यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल के ऑन चेंज करेगा तो आप क्या करेंगे, ईमेल को चेक करेंगे कि ये ईमेल मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दे देंगे और जो साइन अप का बटन है वह वैसे ही डिसेबल रहेगा। और अगर ये मौजूद नहीं होगा तो आप यहाँ पे चेक का सिंबल दे दीजिएगा और यहाँ पे साइन अप का जो बटन है इसे इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझ लिया आपने कि आपको क्या बनाना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको सुन लीजिएगा, रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।